So all right students, once again we are starting science part 2 10th standard chapter number 2 life process in a living organism 1. ओके सो यहाँ पर देखो, बिफोर मूविंग अहेड टू द टॉपिक, यहाँ पर हमें लाइफ प्रोसेस क्या क्या होते हैं मैं कल डिस्कस भी किया हूँ तुम लोगों के साथ, जैसे कि सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें कौन हेल्प करता है तो सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन है वो हेल्प करता है। देन रेस्पिरेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सेल डिवीजन होता है, ये सारी चीजें ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। तो इन सारी चीजों के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी। विदाउट एनर्जी ये सारी चीजें हो सकती है क्या? नहीं। सो एनर्जी जो है वो आती कहाँ से? तो इट कम फ्रॉम अ फूड कॉम्पोनेंट्स। ओके, जैसे कि हम लोग मेनली 3 टाइप्स के ही फूड कॉम्पोनेंट्स कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले कार्ब्स मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड हम लोग कंज्यूम करते हैं प्रोटीन, और थर्ड हम लोग कंज्यूम करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स मतलब क्या होता है? लिपिड्स मतलब कि जो अल्कोहल प्लस फैटी एसिड्स होते हैं। ओके, जैसे कि तुम लोग जो ऑयल वगैरह खाते हो, बटर खाते हो, घी खाते हो, ये लिपिड्स में आते हैं। ओके, सो दीज आर द मेनली सोर्सेज जहां से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये सारी चीजें करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी। एनर्जी आती कहाँ से? तो फूड कंपोनेंट से आती है। मेजर कौन से फूड कंपोनेंट से? 3 कंपोनेंट से, जैसे कि कार्ब से, प्रोटीन है और लिपिड से। थोड़ा फूड कंपोनेंट के बारे में हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, फूड कंपोनेंट जो है उसे बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो? बायोमोलिक्यूल्स। और ये 3 टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स है, सबको पता है। कार्ब्स जो होता है वो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो बन जाता है ग्लूकोज या फिर सुक्रोज या फिर फ्रुक्टोज। जैसे तुम लोग अगर कोई भी फ्रूट्स खाते हो, वो अगर तुम लोगों ने कंज्यूम किया तो वो क्या बन जाता है? फ्रुक्टोज। अगर लेट सपोज तुम लोग कुछ दाल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, राइस खा रहे हो, तो ये सारा ग्लूकोज या फिर क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। सो ये 3 फॉर्मेट में हमारे बॉडी क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी। तो ये 3 चीजें एटीपी में कन्वर्ट होती है। किस चीज में कन्वर्ट होती है? एटीपी। एटीपी इज द मेजर थिंग जो एनर्जी को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर इस वाले स्लाइड पे क्या पढ़ा हम लोगों ने कि जो फूड कॉम्पोनेंट्स है, 3 फूड कॉम्पोनेंट सबको पता है, इस फूड कॉम्पोनेंट्स को हम लोग बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद मैंने तुम लोग को समझाया जो कार्ब्स होते हैं वो 3 टाइप्स में क्या होते हैं? डिवाइड। जैसे कि ग्लूकोज बनता है कोई कार्ब, या फिर कोई कार्ब सुक्रोज बन सकता है, या फिर कोई कार्ब क्या बन जाएगा? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज वाला कार्ब कहाँ से आता है? तो फ्रूट से आता है। बराबर। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता चली। एटीपी मतलब क्या? तो एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसके अंदर क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड होता है। अगली वाली स्लाइड पे देखो, यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? C6H12O6। ये ध्यान में रखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। बराबर। सो ये जो मैंने तुम लोग को पढ़ाया था, ये कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स ना हमेशा बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इसे हम लोग ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसे ब्रेक करना काफी क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। तो हमारे बॉडी को अगर एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो इस बायोमोलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक। बराबर। तभी वो क्या बना सकता है? एटीपी। वापस से सुनो, सबसे पहले तो हम लोग कार्ब्स खाते हैं बॉडी के अंदर, फिर वो क्या बन जाता है अंदर? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? तो बायोमोलिक्यूल है। बराबर, मैंने समझाया था। और ये क्या होता है? नेचर में कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स। मतलब इसे ब्रेक करना इजी नहीं है। इसे ब्रेक करने के लिए क्या लगता है? तो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस लगता है। ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस मतलब क्या दादा? तो हम लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन लेते हैं। रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन को हम लोग बॉडी के अंदर डालते हैं। तो ये ऑक्सीजन जब भी बॉडी के अंदर आता है तभी ये ग्लूकोज को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। आया समझ में? ग्लूकोज जो है वो नेचर में कॉम्प्लेक्स होगा, उसे ब्रेक कर कर एटीपी बनाना इजी नहीं है, तो उसे ब्रेक करने का काम कौन करेगा? ऑक्सीजन। इसीलिए हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन जीने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो फूड है इसे एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो, ये जो C6H12O6 है मतलब कि ग्लूकोज है, इसे मेकिंग इनटू एनर्जी मतलब एटीपी बनाने के लिए किसे ऐड करना पड़ेगा? O2 को।
O2 मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां तक सबको समझ में आया? ओके, लेट्स मूव फर्दर। यहां पर मैं तुम लोगों को थोड़ा रेस्पिरेशन के बारे में बता रहा हूं। अभी रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप से अकर होते हैं। सबसे पहली वाली जो टाइप है वो ह्यूमंस करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसे O2 को कहा लिया जाता है बॉडी के अंदर। और ये जो एनर्बिक रेस्पिरेशन है इसे भी ह्यूमंस परफॉर्म करते, बट कब परफॉर्म करते? जब भी तुम लोग देखोगे एक्सरसाइज करते हो तो हमारी जो मसल है वो रेस्पिरेशन करती है। तो वो कैसे रेस्पिरेशन करती है? एनर्बिक रेस्पिरेशन करती है। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा अगर हेवी एक्सरसाइज करते हो तो हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। ओके, और ये लैक्टिक एसिड जनरेट होने के बाद हमारी बॉडी पेन करती है एक्सरसाइज के बाद। ओके, मसल्स क्या करने लगते हैं? पेन करने लगते हैं। तो ये कौन से रेस्पिरेशन के वजह से होता है? एनर्बिक रेस्पिरेशन। ये कब एक्टिव होगा? जब भी तुम लोग क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज कर रहे हो, बराबर। यूजुअली हम लोग कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है। एनोर्बिक में ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। यहां पर देखो एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे मेन हमें चैप्टर में यही पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल और ईटीसी, बराबर। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा परफॉर्म किया जाता है कहां पर? एरोबिक रेस्पिरेशन में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पर थोड़ा सा सेल के बारे में बता रहा हूं तो तुम्हें सारी चीजें बाद में क्लियर हो जाए। सेल है, तुम लोगों ने देखा होगा एक राउंड सर्कल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर तुम लोग देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होता है? रे मैंने समझाया था तुम लोगों को। तो ये डीएनए होते हैं, बराबर। डीएनए के छोटे छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं, मैंने तुम लोग को बताया था। साइटोप्लाज्म मतलब ये फ्री स्पेस है ना, ये फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस है ना, इसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये थोड़ा चिपचिपा इन नेचर होता है, बराबर। तो ये साइटोप्लाज्म होता है फ्री स्पेस। उसके बाद तुम लोग देखोगे ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे, या फिर सेल वॉल भी बोला जाता है, बराबर। उसके बाद यहाँ पर तुम लोगों ने देखा होगा तो मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ किया है, बराबर। जज मत करो, थोड़ा सा गंदा है, बट ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे देख लो, बराबर। सो माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करने के बाद सबको बचपन से एक ही डेफिनेशन पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। इसका मतलब क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये पावर हाउस ऑफ सेल है, मतलब उसके पास सारी की सारी सेल की क्या होती है? एनर्जी। सो जो भी एनर्जी फॉर्मेशन होगा वो किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, तो यहां तक समझ में आ रहा है सेल क्या है। उसके बाद रेस्पिरेशन के दो टाइप्स बताए, एरोबिक, एनोर्बिक। एरोबिक में हम लोगों ने देखा है तो तीन अलग अलग चीजें देखे, ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद टीसीए और ईटीसी, बराबर। तो आगे हम लोग स्लाइड में पढ़ेंगे और डेप्थ में। सो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ रहे, बराबर। जो फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप है इसे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक करना। क्या करना? ब्रेक करना। इसे क्या बोला जाता है? ब्रेक करना। उसके बाद लेट्स सपोज ये जो ग्लाइकोलाइसिस है हमेशा अकर करता है साइटोप्लाज्म में। अभी तुम लोग को समझाया, सेल होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये खाली स्पेस जो है ना साइटोप्लाज्म, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा? ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस क्या करेगा? ब्रेक डाउन आफ्टर द ऑक्सीडाइजेशन, मतलब कि एडिशन करेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाएगा, सेल के अंदर लाएगा, और ग्लूकोज को क्या करेगा? ब्रेक। देखो यहां पर इमेज में मैंने बताया तुम लोग को, ग्लाइकोलाइसिस इज अ थिंग विच enters oxygen inside the cell, inside the cytoplasm and break the not wall, it's a glucose. ग्लूकोज को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ग्लूकोज मतलब हमारा फूड, इसे ब्रेक करने का काम कौन करेगा? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करेगा। तो ब्रेक करने के बाद यहां पर चार चीजें मिल रही है, देखो कौन सी चार चीजें हैं? NaDH2, दूसरे बाद CO2 और H2O, और बाद में मिलता है पायरुविक एसिड। ओके, सो यहां पर ध्यान से सुनो स्टोरी। मैंने तुम लोग क्या बोल रहा था, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेक करना, तोड़ना। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या करेगा? तो ऑक्सीजन को अंदर बुलाता है, बराबर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में क्या घूम रहा है? तो ग्लूकोज घूम रहा है, बराबर। सो ग्लूकोज को क्या करेगा? ऑक्सीजन तोड़ देगा। तोड़ने के बाद कौन से चार चीजें बच रही है? ये चार चीजें बच रही है, बराबर। सो यहां पर देखो NaDH2, CO2, H2 और पायरुविक एसिड। अभी पायरुविक एसिड कहां पर है रे बच्चों? तो साइटोप्लाज्म में, मतलब पायरुविक एसिड कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में।
अब ये जब भी पायरुविक एसिड, ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया था, देखो इसके अंदर जब भी जाता है तो उसका नाम पायरुविक एसिड नहीं होता है, उसका नाम चेंज होके क्या बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो स्टोरी समझ में आ रही है बराबर। ये सारी चीजें कहां पर हुई थी, साइटोप्लाज्म के अंदर। बट अभी जो एसिटाइल कोएंजाइम है, मतलब उसका नाम क्या था पहले, पायरुविक एसिड। वो जब भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है तो वो क्या बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम, उसका नाम चेंज हो जाता है बराबर। सो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस समझ में आया, यस और नो। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस मतलब ब्रेक करना। किसे ब्रेक करेंगे, तो ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे। ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीजन की एंट्री होती है, ऑक्सीजन इसे ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद चार चीजें बन रही है, क्या क्या बन रहा है, NaDH2, उसके बाद CO2, H2O, और क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड। पर पायरुविक एसिड जब भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शिफ्ट होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, यहां तक समझ में आया। ओके, NaDH पुढे सांगल तुम्हाला। ये देखो, ये CO2 और जो H2 है ना, ये बाद में क्या कर देते हैं हम लोग, रिलीज कर देते। जैसे ऑक्सीजन अंदर आता है तो इसे ब्रेक करने के बाद क्या बना, CO2 बना। तो हम लोग जब भी रेस्पिरेशन में ब्रीद आउट करते हैं तो क्या छोड़ देते हैं, CO2। यही CO2 वापस से ब्लड वेसल से जाकर कैपिलरीज तक जाकर हम लोग क्या कर देते हैं, उसे रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, अभी आगे देखो, यहाँ पर अभी एसिटाइल कोएंजाइम ए की स्टोरी देखो बराबर। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर ना दो साइकिल्स होते हैं, एक होता है TCA और दूसरा होता है ETC। TCA को हम लोग कर्ब साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल्स भी बोलते हैं। और ETC मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो ये दोनों के दोनों कहां पर एक्ट करेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। स्टोरी में मैंने बताया पायरुविक एसिड जब भी अंदर जाता है तो एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। और ये दोनों भी चेन, मतलब कि TCA चेन और ETC चेन, दोनों कहां पर बनते हैं, तो किसके अंदर बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहां पर देखो, जो TCA है उसका फुल फॉर्म लिखा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहां पर मैं तुम लोग को समझा रहा हूं। एक बार जब भी कर्ब साइकिल के अंदर क्या आ जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो क्या क्या मिलेगा हमें, CO2 मिलेगा वापस से हमें क्या मिल रहा है, NaDH2 मिल रहा है, और वापस से हमें FADH2 मिल रहा है। ओके, तो इसका नाम यहाँ पर दिया फ्लोविन, एडिनाइन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये सारे ना केमिकल्स है बॉडी के अंदर के। ये दो अभी स्वरा पूछ रही थी, तो दीज आर द केमिकल्स बराबर, तो बॉडी के अंदर जनरेट होते। ओके, तो ये ध्यान में रखो। उसके बाद ये दोनों केमिकल्स है, मतलब कि NaDH2 और कौन सा केमिकल है दूसरा, FADH2, ये दोनों के दोनों एंटर करते हैं कहां पर, ETC में। और ETC भी कहां पर प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऐसे सोचो, ये मेरा बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, TCA के पास कौन चला जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। चला जाने के बाद ये TCA क्या बनाता है, चार चीजें बनाता है। एक बनाता है CO2, दूसरा बनाता है NaDH2, और तीसरा क्या बनाता है, FADH2। फिर ये NaDH2 FADH2 किसके पास चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, वो भी कहां पर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब यहां पर पहुंच जाते तो ये बनाएंगे अभी एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी का काम बनाने का किसका है, ETC का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन क्या करेगा, जो NaDH2 आया था ना, उसके हेल्प से वो बनाएगा 3 ATP। कितना ATP बनाया, 3 ATP। उसके बाद जो FADH2 आया था, इसके हेल्प से वो बनाएगा 2 ATP। मतलब कि एक सेल है, उसने कितने ATP जनरेट किए, कैसे जनरेट हुआ, स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। ओके, अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो यहां पर मैं एक ही सेल के अंदर तुम लोग को समझाऊंगा बराबर। ग्लाइकोलाइसिस भी समझाऊंगा, TCA भी समझाऊंगा और ETC भी समझाऊंगा। सबसे पहले देखो यहां पर, तो ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसकी एंट्री होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब ये एंटर करेगा तो ग्लूकोज को तोड़ेगा। क्यों ग्लूकोज को तोड़ रहा है, क्योंकि ग्लूकोज ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब उसे ब्रेक करना इजी नहीं है, तो कौन ब्रेक कर पाएगा उसे, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन ने ब्रेक किया तो हमें क्या क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, H2O मिल रहा है, और हमें पायरुविक एसिड मिल रहा है बराबर।
ये पायरुविक एसिड, यहाँ पर तो पायरुविक एसिड है, बट जब भी अंदर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के तो वो उसका नाम क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब भी अंदर जाएगा तो सबसे पहले टीसीए साइकिल होगा, उसका प्यारा सा नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल भी उसको बुलाया जाता है प्यार से। जो टीसीए वो तीन चीज बनाता है, CO2 बनाता है, FADH2 बनाता है और क्या बनाता है, NADH2। ये FADH2 NADH2 जाएंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के अंदर, जो कहां पर अगेन प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है ये बनाएगा NADH2 का 3 ATP और FADH2 का 2 ATP। आया समझ में स्टोरी? सो तुम्हें मैंने अभी सिखाया ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, TCA साइकिल क्या होता है और ETC साइकिल क्या होता है। होप यू अंडरस्टूड। ओके, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पर अभी थोड़े बहुत फैक्ट है और हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे अगर मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करता हूं, मतलब 1 ग्राम अगर मैंने खा लिया राइस का, तो मुझे कितना एनर्जी मिलता है, 4 किलो कैलोरी, बराबर। अगर मैं 1 ग्राम खा लेता हूं प्रोटीन का, तो मुझे कितना एनर्जी मिलता है, 4 किलो कैलोरी। अगर मैं लिपिड खा लूं 1 ग्राम, तो मुझे कितना मिलेगा, 9 किलो कैलोरी। ये क्यों लिखा है रे, क्योंकि ये आता है फिल इन द ब्लैंक्स या फिर नेम द फॉलोइंग्स में, ये सारी चीजें आती है। तो यहाँ पर देखो लिपिड जो 1 ग्राम होता है ना, उससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 9 किलो कैलोरी। इसीलिए ज्यादा तुम लोग घी खाओगे या फिर ऑयल का खाओगे तो तुम लोग ज्यादा जल्दी से मोटे भी हो जाते हो ना, क्योंकि ज्यादा एनर्जी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस। ओके, सो जो लिपिड वाली चीजें उनसे एनर्जी क्या प्रोड्यूस होता है, ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कम। सेम अमाउंट के सब चीज खाओगे तो मुझे बताओ फट से तुम लोग अगर मोटा होना है तुम लोगों को, किससे हो सकते हो, लिपिड से। लिपिड्स क्या करेंगे तुम लोगों को, तो ज्यादा एनर्जी देंगे। अगर ज्यादा एनर्जी बॉडी में है तो वो एटीपी से क्या हो जाएंगे, स्टोर, और फैट्स कन्वर्ट होते हैं ना बाद में उसका ही। सो आगे देखो, ये समझ में आया। यहाँ पर प्रोटीन के बारे में थोड़ा पढ़ रहे। प्रोटीन तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था, अमाइनो एसिड्स वगैरह कैसे वो चेन वगैरह फॉर्म होता है, बट यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत प्रोटीन के बारे में। सो प्रोटीन होता है अमाइनो एसिड्स का चेन होता है। वो कैसे फॉर्म होता है मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो ये होता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड होता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है। यहाँ पर तुम्हें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है अलग अलग प्रोटीन्स के नाम, जैसे ओसिन नाम का जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है बोन फॉर्मेशन में। यहाँ पर टाइप्सिन नाम का है, वो पैनक्रीज बनाता है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन है, वो प्रोटीन है, वो ब्लड के अंदर होता है। उसके बाद केराटिन होता है, तुम लोगों ने सुना भी होगा, केराटिन ट्रीटमेंट करते। सो वो हेयर का प्रोटीन है, हेल्दी होता है वो हेयर के लिए। ओके, सो ये सारी चीजें देखो। उसके बाद यहाँ पर लिपिड के बारे में पढ़ेंगे अपन। लिपिड्स क्या होता है, तो अल्कोहल प्लस फैटी एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर होंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड्स। 1 ग्राम लिपिड कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है, 9 किलो कैलोरी, बराबर। 1 ग्राम खाओगे तो कार्ब्स का बताया था 1 ग्राम कितना था, 4 ना, और प्रोटीन्स का भी कितना था, 1 ग्राम 4 ही था। ओके, ये ध्यान में रखो आंकड़ा। अभी आगे देखो। सो इधर मैंने ना केमिकल फंक्शंस बनाए हैं। इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं लिपिड को। इसका केमिकल फंक्शन क्या है, तो C, यहाँ पर कार्बन का एक बॉन्ड है, यहाँ पर OH मतलब हाइड्रोक्साइड, और ऊपर क्या है, ऑक्सीजन। ओके, ये कुछ इतना आएगा नहीं, सिर्फ मैंने तुम लोग को समझाया कि क्या है। यहाँ पर देखो मेम्ब्रेन जो होता है वो किसके वजह से क्रिएट होता है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन क्रिएशन के लिए लिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन मतलब सेल का जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, लिपिड्स। उसके बाद लिपिड्स इंपॉर्टेंट क्यों है बॉडी के अंदर, क्योंकि वो बनाते हैं हार्मोन्स हमारे बॉडी में, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर होता है, एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर होता है, प्रोजेस्टेरोन किसके अंदर होता है, वापस से फीमेल के अंदर होता है। तो ये सारे हार्मोन्स है ना, ये बनते किसके वजह से है, लिपिड्स के वजह से बनते। इसीलिए फैट्स भी हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गुड फैट्स खाते, पीनट्स खाते, पीनट्स से अच्छे फैट्स मिलते हैं, अच्छा ऑयल मिलता है, तो वो खाना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, हार्मोन्स को और मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं। होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज अ विटामिन्स। ओके, सो विटामिन्स तुम लोगों ने बचपन से सुने होंगे अलग अलग टाइप, जैसे विटामिन बी होगा, विटामिन सी होगा। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, मतलब पानी के अंदर मिलाकर इसे पी सकते हो तुम लोग। फैट सॉल्युबल कौन से, A, D, E, K, ये सारे विटामिन्स तुम लोगों ने देखे।
बराबर। लेकिन कोई इंसान बर्थ से उसके बॉडी में विटामिन नहीं होते। हमेशा ध्यान में रखो, लोगों को पता नहीं होता है विटामिन ना, बर्थ जब भी होता है बच्चे का तभी उसके बॉडी में 0 विटामिन होते हैं। पहला विटामिन उसे मिलता है वो कहां से मिलता है? एक्सटर्नल, मतलब सन से मिलता है ना। विटामिन कौन सा मिलता है? डी। बराबर। विटामिन डी कहां से मिलता है? सन से मिलता है, एक्सटर्नल। तो किसी भी बॉडी के अंदर बचपन से विटामिन नहीं होते। तो अगर कोई विटामिन डेफिशिएंट है डिजीज, तो उसे विटामिन के कैप्सूल्स दिए जाते हैं, सॉल्युबल कैप्सूल्स दिए जाते हैं, जिससे उसका विटामिन क्या हो, बॉडी के अंदर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। यहाँ पर फाइबर देखो, फाइबर मतलब कि जैसे तुम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो, उसके होता है स्पिनच खाओगे, ओके, पालक वगैरह जे वेजिटेबल्स है तेजा अपन फाइबर बोलते। ये अच्छा होता है क्योंकि ये डाइजेशन अच्छे से करवा के देता है। ओके, तो ये खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाइजेशन अच्छा होता है। उसके बाद वाटर देखो, यहाँ पर बॉडी के अंदर हमारे कितने % वाटर है? 90% हमारी बॉडी कहाँ से बनी है? वाटर से बनी है। हमारे बॉडी में सिर्फ 5.5 लीटर ही क्या होता है? ब्लड। बाकी क्या होता है? सारा पानी। बराबर। सो वाटर से बनी हुई बॉडी हमारी 90%। ओके, ऐसा यहाँ पर देखो, क्योंकि जो ब्लड है ना और जो बॉडी है हमारी, सो ब्लड इज लाइक ओनली 5.5 लीटर। पर बाकी का देखो, जैसे तुम लोगों को अगर घाव भी आता है तो उसके ऊपर चिपचिपा लेयर आ जाता है। बराबर। सो वो भी क्या है? वाटरी सब्सटेंस ही होता है। उसे हम लोग अलग अलग भाषा में मेम्ब्रेन वगैरह बोलते हैं, फिर वो रिकवर होता है। मतलब कि हमारी बॉडी इट्स मेड ऑफ मोस्टली ऑफ अ वाटर। ओके, सो यहाँ पर देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन। ये सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या? ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद कौन सा देखा? टीसीए साइकिल, मतलब क्रेब्स साइकिल, और ईटीसी देखा, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। वैसे ही चैप्टर में अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बराबर। सो यहाँ पर सेल डिवीजन अच्छे से देखो। सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले सेल डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस, दूसरा सेल डिवीजन होता है मियोसिस। सेल डिवीजन मतलब क्या? अरे एक सेल उसको कट किया जाता है, डिवाइड होता है, उसे सेल डिवीजन बोलते हैं। तो 2 अलग अलग सेल डिवीजन है। एक स्टेप को बोलते हैं माइटोसिस, दूसरे को बोलते हैं मियोसिस। अभी यहाँ पर देखो जो माइटोसिस है, ओके, सो माइटोसिस को हम लोग बोल सकते हैं स्टेम सेल। ये रूट्स के अंदर भी होता है। प्लांट्स होते हैं ना, जैसे प्लांट्स के रूट सेल होते हैं, वो भी क्या करते हैं? परफॉर्म माइटोसिस परफॉर्म करते हैं। और इसे स्टोमैटिक सेल भी बोला जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसे मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर है, तुम्हारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये कौन डिसाइड करता है? तो माइटोसिस डिसाइड करता है। बराबर। तो ये सेल्स डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पर 2 चीज पता चली थी, ये रूट सेल्स भी होते हैं, मतलब प्लांट्स भी इस्तेमाल करेंगे, और ये क्या डिसाइड करता है? तो ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। इसे स्टोमैटिक सेल भी बोला जाता है। सो माइटोसिस समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? डाइप्लॉइड होता है। डाइप्लॉइड मतलब क्या दादा? तो डाइप्लॉइड मतलब कि अगर 2n है, बराबर, 2 सेल्स है, तो जब भी इसके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ऑफस्प्रिंग्स मतलब कि एक सेल कट होगा, तो ये 2 था ना पहले, तो कट होने के बाद n और n होना चाहिए, मतलब हैप्लॉइड होना चाहिए। बट ये जो माइटोसिस है ना, ये डाइप्लॉइड ही होता है कट होने के बाद भी। बराबर। मतलब एक सेल से 2 सेल जब भी बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, तो जब भी 2 डॉटर सेल बनेंगे, ये सेल क्या था? डाइप्लॉइड था, तो दोनों डॉटर सेल भी क्या बन जाते हैं? डाइप्लॉइड। सो ये डाइप्लॉइड इन नेचर होता है, इसीलिए इसे माइटोसिस बोलते हैं। मियोसिस देखो, मियोसिस मतलब जर्म सेल्स। हमारे बॉडी में जो जर्म्स है, जैसे मेल में जो गैमेट्स होते हैं, फीमेल में जो गैमेट्स होते हैं, मेल में होता है स्पर्म, फीमेल में होता है ओवम। बराबर। ये जर्म्स होते हैं हमारे बॉडी के। सो इसे ही हम लोग मियोसिस बोलते हैं। और मियोसिस जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? उसके हाफ होते हैं। मतलब कि होता तो बेचारा डाइप्लॉइड ही है, बट जब भी उसके डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं तो क्या बन जाता है? वो हैप्लॉइड बन जाता है। ओके, सो ये चीज बस ध्यान में दो। माइटोसिस के डॉटर सेल्स भी डाइप्लॉइड होंगे, और मियोसिस के डॉटर सेल्स क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, जब भी उनका सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मतलब एक सेल से जब भी वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पर सोमैटिक सेल क्या होगा, स्टेम सेल क्या होगा, ये सारी चीजें तुम्हें पता चल गई। अभी हम लोग ना माइटोसिस पढ़ेंगे, बाद में हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे। सो माइटोसिस देखो, माइटोसिस में अगेन 2 स्टेप है अलग अलग। एक को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोम का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मीनिंग होता है ब्रेक।
मतलब न्यूक्लियस को तोड़ना, बराबर। सो कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या है? ब्रेकिंग द न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल, जिसे साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हो। काइनेसिस अगेन उसका मीनिंग सेम ही है, ब्रेक। सो ये है वो सेल को तोड़ेगा, और ये जो है वो किसे तोड़ने वाला है? न्यूक्लियस को तोड़ेगा। सो माइटोसिस में दो अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक करेगा, साइटोकाइनेसिस मतलब किसे ब्रेक करेगा? सेल का डिवीजन करेगा। सो यहाँ पर जो न्यूक्लियस ब्रेक है उसमें अगेन 4 अलग अलग स्टेप से करने के, तो ये चारों स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलियोफेज। ओके, सो यहाँ पर देखो माइटोसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। माइटोसिस में दो प्रोसेस है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब किसे ब्रेक किया जाता है? न्यूक्लियस को। साइटो मतलब सेल को ब्रेक किया जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियस को ब्रेक करने वाले टोटल कितने स्टेप्स है? तो माइटोसिस में 4 स्टेप्स है, एक है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलियोफेज। अभी सारी को 4 स्टेप्स अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, ये एक सेल दिख रहा है तुम लोगों को, ये नॉर्मल है, डाइप्लॉइड इन नेचर है। डाइप्लॉइड मतलब कि क्या है? ये 2n वाला सेल है, बराबर। उसके बाद प्रोफेज मतलब पहला जब भी फेज आएगा तो तुम लोग देख पा रहे हो, ये जो है ना, ये न्यूक्लियस है ना, मतलब न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। दिख रहा है क्या तुम लोगों को? कौन से फेज में? प्रोफेज में, बराबर। प्रोफेज में न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन क्या हो रहा है? थोड़ा ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पर सेंट्रियोल आ गया। सेंट्रियोल मतलब ये जो है ना बीच में, सो किसका बॉन्ड हुआ है? सेंट्रियोल का बॉन्ड हुआ है। ओके, सो प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या हो रहे हैं? तो थोड़े थोड़े फेंट हो रहे हैं और सेंट्रियोल आता है। उसके बाद दूसरा फेज है मेटाफेज। तो मेटाफेज में तुम लोग देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा जो था वो क्या हो गया? चला गया। और यहाँ पर 2 अलग अलग सेंट्रियोल बन गए। देखो 2 अलग अलग सेंट्रियोल दिख रहे। तो ये जो एक सेंट्रियोल था ना, ये कितने सेंट्रियोल बनाएगा? 2। और ये सारे के सारे जितने क्रोमोसोम्स है अंदर, इसे क्रोमोसोम्स बोलते हैं ना हम लोग, बराबर। सो ये क्रोमोसोम्स है ना, ये एक दूसरे को अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं? तो स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल सेल था, बराबर। सेल का जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो फेड हो गया, और कौन आया? तो सेंट्रियोल आया। सेकेंड मेटाफेज में क्या होते हैं? 2 सेंट्रियोल होते हैं यहाँ पर। उसके बाद जितने भी हम लोग क्रोमोसोम्स देख रहे हैं, एक वर्टिकल लाइंस में आ जाएंगे सारे क्रोमोसोम्स, और इसे अटैच कौन करेगा? तो स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? इसे अटैच करेगा। ओके, देन यहाँ पर देखो तुम लोग, दूसरा वाला होता है वो होता है एनाफेज। एनाफेज में देखो, जैसे ये स्ट्रेट सारे के सारे क्रोमोसोम्स थे, अभी ये क्या हो गए? हॉरिजॉन्टल हो गए। दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल हो गए। ओके, और सारे अगेन एक दूसरे के साथ क्या है? अटैच है। एनाफेज का ये सेकेंड स्टेट देखो, इसमें क्या होता है? तो 2 अलग अलग क्या बन जाते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन जाते हैं। देखो यहाँ पर 2 अलग अलग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन गए। सबसे पहले तो हो गया था जो पहला वाला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था, कहां पर गया? यहाँ पर। ये फेंट हो रहा था ना, बराबर, इसे हम लोग प्रोफेज बोलते हैं। उसके बाद ये सेंट्रियोल आता है। मेटाफेज में क्या होता है? तो 2 अलग अलग सेंट्रियोल होते हैं, और स्पिंडल फाइबर से सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? अटैच। यहाँ पर एनाफेज में क्या होता है? सारे वर्टिकल लाइंस में आ जाते हैं, और सेकेंड ये क्या हो जाते हैं? तो अलग अलग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इनको मिल जाता है, बराबर। सो अगली वाली स्टेप यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो, ये बोलेंगे हम लोग टेलियोफेज। तो टेलियोफेज में क्या होता है? देखो ये प्रॉपर स्पिंडल फाइबर क्या हो गए? यहाँ से हट गए। जो स्पिंडल फाइबर था ना, जो इनको पकड़ के रखा था, वो हट गया। सेंट्रियोल भी क्या हो गया? हट गया। और 2 प्रॉपर यहाँ पर क्या बन गए हैं? सो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन गए एक ही सेल के अंदर, बराबर। सो साइटोकाइनेसिस इज अ प्रोसेस जहां पर इन दोनों को क्या किया जाएगा? सेपरेट। तो साइटोकाइनेसिस देखो कैसे हो रहा है कि ये ऐसा ओवल टाइप शेप बन गया, और ये क्या हो रहा है? एक दूसरे से सेपरेट होगा, और एक ही सेल में से कितने सेल फॉर्म हो गए? तो इसे बोलेंगे 2 डॉटर सेल फ्रॉम 1 सेल। तो कैसे आया 2 डॉटर सेल्स फ्रॉम 1 सेल? तुम लोग को पता चला। और ये कैसे इनका नेचर है? तो इनका नेचर है डाइप्लॉइड इन नेचर, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? माइटोसिस। और माइटोसिस जब भी सेल डिवीजन करता है तो वो कैसे करता है? डाइप्लॉइड इन नेचर में करता है। तो इसमें सारे फेजेस देखे हम लोगों ने। कौन से फेज देखे?
तो प्रोफेज देखा, मेटाफेज देखा, एनाफेज देखा, टेलियोफेज, और लास्ट में क्या बताया तुम लोग को, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस फाइनल वाला उनको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। होप यू अंडरस्टूड, ये समझ में आया। ओके, देन सिमिलरली यहाँ पर मियोसिस भी एक्ट करता है, सेम ही है जैसे ऐसे फिगर मैंने लास्ट टाइम माइटोसिस में दिखाया है, वैसे ही यहाँ पर है। मियोसिस में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है मियोसिस 1, दूसरा होता है मियोसिस 2। ओके, सो वो लेकिन जब ये कट होगा सेम टाइप से कट होगा, बट यहाँ पर तुम लोग देखोगे तो ये हैप्लॉइड इन नेचर है। हैप्लॉइड इन नेचर मतलब इसके जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके पास क्या होगा, एक ही सेल होगा, हैप्लॉइड इन नेचर होंगे। जो मियोसिस है उसे हम लोग जर्म सेल बोलते हैं, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कौन से जर्म बनाते हैं, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम। ओके, सो दैट्स इट गाइस, होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। बट हम लोगों ने यहाँ पर ना एडिशनल मैंने इंपॉर्टेंस भी निकाले जो एग्जाम्स ओरिएंटेड में काफी आने के चांसेस है। जैसे कि ये डायग्राम, इसके सारे के सारे नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए, जैसे कि ये जो फर्स्ट है इसे नेजल कैविटी बोलते हैं, बराबर, मतलब हमारा नाक, सो इट इज अ नेजल कैविटी, लिख लो जिसे लिखना है। उसके बाद दिस वन इज अ फैरिंग्स, बराबर, जिससे क्या हो जाएगा, तो हमारा एयर अंदर जाएगा। दिस वन इज अ लैरिंग्स, बराबर, फैरिंग्स है, लैरिंग्स है, नेजल कैविटी है, ट्रैकिया बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, बराबर। उसके बाद यहाँ पर ब्रोंचस है, इसे ब्रोंचस बोलेंगे, इसे लंग बोलेंगे, इसे डायफ्रैगम बोलेंगे। जो जब भी हम लोग एयर अंदर लेते हैं तो डायफ्रैगम क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, बराबर, और एयर छोड़ने के बाद वो वापस से उसके शेप में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर एल्वोली रहता है, एल्वोली, जहां से तुम लोग देखोगे यही एल्वोलिस कैपिलरीज ज्वाइंट होते हैं किसके साथ, तो हार्ट के साथ, और एयर को मतलब ऑक्सीजन को मिक्स करवाते हैं ब्लड के अंदर, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर डालने के लिए हेल्प आउट करते हैं। सो ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं यहाँ पर जो भी मार्क करके दे रहा हूँ वो मुझे कल लर्न चाहिए। सो डायग्राम, बराबर। उसके बाद यहाँ पर ये ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्रेब्स साइकिल, ये पूरा लर्न करना है तुम लोगों को, इसमें कुछ भी तुम लोगों को मिस आउट नहीं करना, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, एक ही आंसर है, एक ही आंसर में आता है ये पूरा, ग्लाइकोलाइसिस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि क्रेब्स साइकिल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, और ये डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है यहाँ पर। सो ये डायग्राम भी करनी है तुम लोगों को। अभी नीचे देखो, ये ऑलवेज रिमेंबर, इसे मार्क करो, बहुत बार बोर्ड्स ने ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फुल फॉर्म पूछते हैं बोर्ड्स की, इसका फुल फॉर्म बताओ। अभी स्वरा भी पूछ रही थी दादा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर पढ़ो क्या फुल फॉर्म है NADH का, NADH ना, मैं बता रहा था NADH और FADH। सो सिर्फ तुम्हें पूछेंगे NAD मतलब क्या, सो निकोटिनामाइड एडिनाइन डी न्यूक्लियोटाइड, और FAD मतलब क्या, तो फ्लैविन एडेनाइन डी न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो ये तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना है, आने वाले एग्जाम्स में भी पूछेंगे स्कूल के। उसके बाद ये दो चार्ट्स तुम्हें लर्न करने कुछ भी कर बराबर। अगेन दीज टू चार्ट्स आर वेरी IMP ऑन एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये चार्ट्स आते हैं मतलब आते हैं। तो ये दो चार्ट्स पढ़ो। उसके बाद ये नीचे वाला भी बहुत साल बोर्ड वालों ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अमाइनो एसिड, स्किन में कौन सा प्रोटीन होता है, तो स्किन के अंदर होता है मेलानिन और क्रिएटिन, बोन्स के अंदर होता है ओसिन, सेल के अंदर होता है वेरियस प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन एंड द टाइपसिन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर वेरियस हार्मोन्स होते हैं, मसल्स के अंदर एक्टिन, मायोसिन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन होता है, और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन एंड एंटीबायोटिक्स होता है, बराबर। सो ये तुम्हें बहुत साल बोर्ड्स ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी करो। आगे ये वाला क्रोमोसोम है, इसके नाम लिख लो। सो इसे क्रोमैटिड बोलेंगे पहले वालों को, दूसरे को सेंट्रियोमेर बोलते हैं, ये बीच वाले को, इसे सेंट्रोमैटिक फाइबर बोलेंगे, और ये है तुम्हारा DNA, बराबर। सो ये तुम लोग को लिखकर रखना अपने ही बुक के अंदर। होप यू अंडरस्टूड। सारे इंपॉर्टेंट मैं निकाल के दे रहा हूं तुम लोग को, ये इंपॉर्टेंट तुम लोग को लर्न करना है बिफोर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले ये सारा लर्न करो जो भी मैंने बताया वो। ओके, अभी यहाँ पर देखो सेकेंड स्लाइड में ना माइटोसिस है। सो ये माइटोसिस ना पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस में ये डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है,
इसके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और बाद में कौन सा फेज है, ये टेलियोफेज। ये सारे फेजेस इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मियोसिस है, ये भी सारा इंपॉर्टेंट है। ओके, बट अगर मैं तुम लोग को बोलूं, अगर किसी बच्चे का लर्न नहीं होता ना, तो तुम लोग सबसे बेटर तो पहला ये करो, माइटोसिस और मियोसिस का क्या लर्न करो, डिस्टिंग्विश लर्न करो। ओके, सबसे पहले डिस्टिंग्विश लर्न करना है माइटोसिस और मियोसिस का। अगर किसी बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट ये लर्न करो डिस्टिंग्विश। तो अगर माइटोसिस का क्वेश्चन आता है तो डिस्टिंग्विश फेंक कर मारो उधर, अगर मियोसिस आता है तो मियोसिस का डिस्टिंग्विश फेंक कर मारो, और दोनों भी पूछे डिस्टिंग्विश में तो तुम्हें आंसर ऑलरेडी आता है। बराबर। सो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर तुम लोग ऐसे अच्छे से माइटोसिस और मियोसिस के ऐसे 4-4, 5-5 पॉइंट लर्न करोगे, इसके 5 इसके 5, बराबर। अगर सिर्फ बोला एक्सप्लेन माइटोसिस तो ये वाला पार्ट लिख कर आओ। सिर्फ पूछा एग्जाम में एक्सप्लेन मियोसिस तो ये वाला पार्ट लिख कर आओगे। बट अगर एग्जाम में पूछते दोनों बताओ तो दोनों बताने के लिए डिस्टिंग्विश है ही ना, बराबर। तो सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश लर्न करो और फिर उसके बाद तुम लोग लर्न करोगे ये प्रॉपर से सारे फेजेस, एक एक फेज तुम लोग को लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में बताते हैं एक्सप्लेन मेटाफेज, तो तुम्हें आना चाहिए एक्सप्लेन माइटोसिस एंड मेटाफेज। ओके, तो ये आना चाहिए। उसके बाद एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं एक्सप्लेन माइटोसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। देखो ये साइटोकाइनेसिस है ना, ये साइटोकाइनेसिस पूछेंगे जो टेलियोफेज के अंदर ही आता है। तो ये सारे फेजेस तुम्हें लर्न करने अगर टॉप करना है तो, बराबर, नहीं तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट। और मियोसिस में भी ये सारा मियोसिस तुम्हें लर्न करना, और ये उसके जो भी स्ट्रक्चर है, बॉडीज है, सेम ही है। जैसे माइटोसिस होता है वैसे ही मियोसिस भी होता है, कुछ अलग नहीं है दोनों में। अभी यहाँ पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स है, तुम लोग देख सकते हो। आफ्टर कंप्लीट द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑफ द 38 नंबर एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म 38। उसके बाद यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस द पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस अकर इन अ पैचिटिन फेज ऑफ अ प्रोफेज एंड द मियोसिस 1। उसके बाद यहाँ पर दिया ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन द पैरेलल मेटाफेज है, इसका आंसर क्या है, फॉस्फोफोलियोइड है, इसका एनॉर्बिक है, बराबर, रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर भी मैं अगर बताऊं कि बोर्ड्स में सबसे ज्यादा रिपीटेटिव क्या हुआ है, सो मेरे अंदाज से आई विल जस्ट टेल यू, ऐसा नहीं है सिर्फ वही लर्न करना है, बट मैं सिर्फ बता रहा हूं। सबसे ज्यादा मैंने आज तक देखा है न्यूट्रिशन आते हुए, न्यूट्रिशन बहुत बार पूछा है आज तक बोर्ड्स वालों ने, प्रोटीन्स बहुत बार पूछा है, और सेलुलर रेस्पिरेशन भी बहुत बार पूछा है, बराबर। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड्स ने डिस्टिंग्विश में ये जो मैं तुम लोग को बोला था लर्न करो, माइटोसिस एंड मियोसिस, और ये एरोबिक और एनोर्बिक रेस्पिरेशन। उसके बाद गिवन साइंटिफिक रीजन में फाइबर्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ये काफी बार आ चुका है। और ये समटाइम्स द हायर प्लांट एंड द एनिमल्स टू परफॉर्म द एनोर्बिक रेस्पिरेशन, ये कौन सा वाला, ये समटाइम वाला। सो देखो यार इस बार भी आया था, मतलब कि ये फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखो, सो एक्सप्लेन द ग्लाइकोलिसिस इन डिटेल, ये मैं तुम लोग को बताया, ग्लाइकोलिसिस पढ़ो डिटेल में, बराबर। और ये वाला यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द क्रेब्स साइकिल्स विद द रिएक्शन, बराबर। जो क्रेब्स साइकिल है वो और उसके बाजू का डायग्राम, बराबर, मतलब टीसीए साइकिल। और ये तो तुम्हें पता ही है, इंपॉर्टेंट ही है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको क्या ही बोलो, क्योंकि ये तुम लोगों का क्या है, डायग्राम बेस है, बराबर। सो होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। कल के लेक्चर में ये सारे क्वेश्चंस लर्न होने चाहिए जो हाईलाइटेड है, और परसों पूरा चैप्टर लर्न होना चाहिए, बराबर। अरे सॉरी, सो मंडे को करके आओ, मंडे को पूरा चैप्टर लर्न करके आओ, ज्योग्राफी का करो, उसके बाद मंडे का करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर।